जरा सोचो, एक छोटा सा आइलैंड बेहद बड़े समंदर के बीचों बीच। यह है ईस्टर आइलैंड, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। यह दुनिया की सबसे अलग थलग जगहों में से एक है, लेकिन इतने छोटे से आइलैंड पर कभी एक सभ्यता फली फूली थी। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें हैरान और उत्सुक करती है। रहस्यमय मोई स्टैच्यूज। पहले पॉलिनेशियन लोग 1000 साल पहले ईस्टर आइलैंड पर आए थे। उन्होंने यहाँ ज्वालामुखी क्रेटर, लहराती हुई पहाड़ियां और तेज लहरों से टकराता एक समुद्री किनारा देखा। हजारों मील दूर खुले समंदर को पार करके ये निडर खोजकर्ता कैसे यहाँ पहुंचे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हम इतना जरूर जानते हैं कि उन्होंने इस दूर दराज आइलैंड पर एक जटिल समाज बसाया। उनकी सबसे स्थायी विरासत निस्संदेह मोई ही है। ये एक ही पत्थर से बनी मूर्तियां ज्वालामुखी चट्टान से तराशी गई हैं, जो पूरे आइलैंड पर पहरेदार की तरह खड़ी हैं। उनकी मौजूदगी जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। इन विशालकाय मूर्तियों को किसने बनाया, इन्हें यहाँ कैसे लाया गया, और सबसे जरूरी बात क्यों? ईस्टर आइलैंड का रहस्य मानव बुद्धि, पर्यावरण परिवर्तन और सभ्यता की नाजुकता की कहानी है। यह एक ऐसी दास्तां है जो पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों द्वारा इस आइलैंड के अतीत में गहराई से उतरने के साथ ही सामने आ रही है। आइए इस दूर दराज के इलाके की यात्रा करें और ईस्टर आइलैंड के रहस्यों को जानें। जमीन से ऊपर उठे हुए मोई प्रभावशाली दिखाई देते हैं। ज्वालामुखी टफ से तराशा गया एक नरम चट्टान, जिनकी औसत ऊंचाई 13 फीट और वजन 14 टन से ज्यादा होता है। कुछ मोई तो और भी बड़े हैं। सबसे ऊंचा 33 फीट है और उसका वजन 82 टन है। हर मोई अनोखा है, अलग अलग चेहरे और अभिव्यक्तियों के साथ। उनके बड़े सिर, उभरी हुई भौहें, लंबी नाक और पतले होंठ उनकी खास पहचान है। कुछ मोई में पुकाव भी होते हैं, बेलनाकार हेड्रेस जो माना जाता है कि टॉप कोट या पंखों वाली सजावट को दर्शाते हैं। मोई की संख्या ही चौंका देने वाली है। 900 से ज्यादा ये एक ही पत्थर से बनी मूर्तियां ईस्टर आइलैंड पर हर तरफ फैली हुई हैं। ज्यादातर पत्थर के चबूतरे पर खड़े हैं, जिन्हें अहू कहा जाता है, जो कि धार्मिक कार्यक्रमों या वेदी के रूप में काम आते थे। मोई सिर्फ सजावटी नहीं थे, वे रपा नुई लोगों के धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। माना जाता था कि ये पूर्वजों की आत्माओं का रूप है, शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने वंशजों की रक्षा करते रहते थे। मोई की नज़र, जो अक्सर गांवों की ओर होती थी, पूर्वजों की मौजूदगी और सुरक्षा की याद दिलाती रहती थी। मोई का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए अद्भुत कौशल और कुशलता की आवश्यकता थी। रप्पा नुई लोग साधारण औजारों का इस्तेमाल करते थे, मुख्य रूप से बेसाल्ट से बने हाथ की छेनियां, एक सख्त ज्वालामुखी चट्टान। वे बिना थके काम करते थे। विशाल मूर्तियों को आकार देने के लिए ज्वालामुखी टफ को तराशते थे। काम की शुरुआत राणो रारकू खदान से होती थी, जो आइलैंड के पूर्वी किनारे पर एक ज्वालामुखी क्रेटर है। यहाँ रप्पा नुई ने सीधे चट्टान से मोई को तराशा। फिर मूर्तियों को खदान से अलग किया जाता था और आइलैंड के आसपास विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता था। नक्काशी की प्रक्रिया के बाद आधे अधूरे मोई का एक ऐसा दृश्य छूट गया जो समय के साथ जम गया। ये छोड़ी गई मूर्तियां रपा नुई की कलात्मक प्रक्रिया और उनकी महत्वाकांक्षा के पैमाने की एक झलक पेश करती है। वे केवल प्राथमिक औजारों का इस्तेमाल करके इन विशाल आकृतियों को इतनी सटीकता से कैसे तराशने में कामयाब हो गए, यह उनके कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। मोई के निर्माण के हर पहलू में रपा नुई लोगों की कुशलता साफ दिखाई देती है। सेक्शन 4, पहाड़ों को हिलाना। खदान से मोई को उनके अंतिम स्थानों तक पहुंचाना शायद ईस्टर आइलैंड का सबसे स्थायी रहस्य है। विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है, प्रत्येक के अपने गुण और कमियां हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि रपा नुई ने मोई को स्थानांतरित करने के लिए रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स का उपयोग किया था। मूर्ति से रस्सियों को जोड़कर और उसे उसके सामने रखे लट्ठों के पार खींचकर वे इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते थे। यह तरीका हालांकि श्रम गहन था, लेकिन आइलैंड पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता था। एक अन्य सिद्धांत एक चलने के तरीके का प्रस्ताव करता है, जहां मोई को उसके सिर से जुड़ी रस्सियों का उपयोग करके आगे और पीछे किया जाता था। मूर्ति के वजन को बदलकर और इसे एक तरफ से दूसरी तरफ खींचकर वे चलने की गति का अनुकरण कर सकते थे। इस तरीके का परीक्षण प्रतिकृति मूर्तियों के साथ किया गया है और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुआ है। चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल किया गया हो, मोई का परिवहन एक तार्किक चमत्कार था। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, समन्वय और सैकड़ों लोगों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता थी।
इस प्रयास का पैमाना ही रपा नुई लोगों के संगठनात्मक कौशल और अपने पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए उनके समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहता है। सेक्शन 5, एक सभ्यता का पतन। रपा नुई सभ्यता का पतन पर्यावरण के बढ़ते बोझ और अत्यधिक शोषण के परिणामों की एक सावधानी भरी कहानी है। जबकि उनके पतन के सटीक कारण जटिल और बहुआयामी हैं, सबूतों से पता चलता है कि कई कारकों ने भूमिका निभाई। एक योगदान कारक वनोन्मूलन था। रपा नुई घर बनाने, डोंगी बनाने और मोई के परिवहन के लिए पेड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लकड़ी की मांग भी बढ़ती गई। समय के साथ उन्होंने जंगल के विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया, जिससे आइलैंड मिट्टी के कटाव और क्षरण के लिए असुरक्षित हो गया। पेड़ों के नुकसान का पारिस्थितिकी तंत्र पर लगातार असर पड़ा। मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ न होने के कारण कटाव बढ़ गया, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आई। खाद्य संसाधनों में गिरावट के कारण संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अशांति और अंततः उनकी सभ्यता का पतन हुआ। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। यूरोपीय बीमारियों ने रपा नुई की आबादी को नष्ट कर दिया, जिनमें इन विदेशी बीमारियों से लड़ने की कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। गुलाम व्यापारियों के आगमन ने भी भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे आइलैंड की आबादी और भी घट गई। सेक्शन 6, अतीत को उजागर करना। रपा नुई सभ्यता के दुखद पतन के बावजूद उनकी विरासत मोई और ईस्टर आइलैंड पर चल रहे शोध के माध्यम से जीवित है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को नई नई खोजें हो रही हैं, जो आइलैंड के अतीत और मोई के इर्द गिर्द रहस्यों पर प्रकाश डालती है। हाल ही में की गई खुदाई से पता चला है कि मोई सिर्फ सिर से कहीं ज्यादा है। कई मूर्तियों के शरीर जमीन के नीचे दबे हुए हैं। इन शरीरों को अक्सर जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सजाया जाता है, जो रपा नुई संस्कृति और विश्वासों में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शोधकर्ता ईस्टर आइलैंड पर मानव गतिविधि की समय रेखा को जोड़ने के लिए डीएनए विश्लेषण और रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। पराग के नमूनों और तलछट परतों का अध्ययन करके वे आइलैंड के पर्यावरण का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह समय के साथ कैसे बदला है। ये चल रहे शोध प्रयास रपा नुई सभ्यता, उनके उदय, उनके पतन और उनकी कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं, इसकी एक और पूरी तस्वीर चित्रित करने में मदद कर रहे हैं। सेक्शन 7, ईस्टर आइलैंड की गूंज। ईस्टर आइलैंड की कहानी मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण की परस्पर जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये टिकाऊ व्यवहारों के महत्व और अत्यधिक शोषण के परिणामों पर प्रकाश डालता है। रपा नुई की कहानी एक सावधानी भरी कहानी है, लेकिन यह आशा भी देती है। आज ईस्टर आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसकी सांस्कृतिक विरासत और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। रपा नुई लोग इन प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अपनी पूर्वजों की जमीन की रक्षा करने और अपनी संस्कृति को दुनिया के साथ साझा करने के लिए काम कर रहे हैं। ईस्टर आइलैंड से सीखे गए सबक के वैश्विक प्रभाव हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, रपा नुई की कहानी संतुलन और स्थायित्व की जरूरत की एक कठोर याद दिलाती है। अतीत को समझकर हम भविष्य के लिए अधिक सूचित फैसले ले सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ईस्टर आइलैंड की गूंज जो कभी थी, उसके लिए विलाप करने के बजाय कार्रवाई के लिए एक आह्वान के रूप में काम करे।